अब जो तीसरा टाइप का डिवीजन है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मियोसिस। देखो मियोसिस की डिस्कवरी की थी फॉर्मर एंड मोरे ने। मियोसिस ओनली और ओनली सेक्सुअल सेल में होता है। सेक्सुअल सेल का मतलब एक तो आप उसमें क्या बोल सकते हो, टेस्टिस बोल सकते हो, और एक क्या बोल सकते हो, ओवरी बोल सकते हो। ठीक है। अब मियोसिस में क्या होता है कि आप ही बोलते हो कि मियोसिस के अंदर जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें कुछ ना कुछ ऐसे करेक्टर होंगे, या ऐसे बोल दो कि साहब मियोसिस से जो सेल बनेगी उसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट के कंपैरिजन में रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मान लो 2n इज इक्वल टू 46 था, तो जो न्यू डॉटर सेल बनेगी उसमें हाफ हो जाएगा। मतलब 2n का हाफ कितना, n, और 46 का कितना, 23। एक तो ये हो जाएगा पहला काम। तो दूसरी बात, मियोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनती है, 4 सेल बनती है। वहां बन रही थी 2 सेल बन रही थी, यहाँ कितनी सेल बन रही है, 4 सेल बन रही है। एक ये बात। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप बोलते हो कि माइटोसिस में कोई भी नया करेक्टर नहीं आता, इसमें नया करेक्टर आता है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। अब वही बात कि जो मियोसिस है वो दो टाइप का होता है, एक तो मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड। ठीक है। और फर्स्ट सेकंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों जब फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट होते हैं तब जाके पूरा एक मियोसिस कंप्लीट होता है। जैसे माइटोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। मियोसिस फर्स्ट है, उसमें भी इंटरफेज आती है, उसके आगे क्या लगा देते हैं, फर्स्ट। और यहां भी एम फेज आती है, इसके आगे क्या लगा दिया, फर्स्ट। यहां सेकंड में भी इंटरफेज आती है, यहां क्या लगा दिया, सेकंड। और यहां भी एम फेज आती है, यहां आपको क्या लगा दिया, सेकंड। ठीक है। इसमें वही G1 आती है, तो G1 स्टेज फर्स्ट, एस स्टेज फर्स्ट, और G2 स्टेज फर्स्ट। और यहां भी वही प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है। ये सारा का सारा होता है। उसके बाद में वो डिटो सेम टू सेम ऐसा कैसा। लेकिन एक बात बताऊं, ये मियोसिस सेकंड जो है, मियोसिस सेकंड, और ये कौन सा था, मियोसिस फर्स्ट। भाई साहब मियोसिस सेकंड डिटो का डिटो किसके सेम होता है, माइटोसिस के सेम, और कोई अंतर नहीं है। अगर आप लोगों ने माइटोसिस जो मैंने अभी पढ़ा है, अगर उसकी सारी स्टेज याद है किसमें क्या होता है, तो डिटो कॉपी डिटो किसके सेम होता है, माइटोसिस। एग्जाम में किसी ने पूछा जाता है कि मियोसिस सेकंड वो किसके सिमिलर होता है, माइटोसिस। क्यों, माइटोसिस में कोई, मियोसिस सेकंड में कोई चेंज नहीं आता, बिल्कुल वो का वही। माइटोसिस का मतलब जो पेरेंट सेल है वैसा वैसा डॉटर सेल। तो यहाँ भी मियोसिस सेकंड में भी वही होता है, जो पेरेंट सेल थी वो आगे जाके क्या हो जाती है, डॉटर सेल हो जाती है। उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, कोई भी बदलाव, बिल्कुल डिटो सेम होता है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है वो सुनो। इंटरफेज फर्स्ट में जो होना है वो डिटो सेम टू सेम किसके होगा, माइटोसिस की इंटरफेज के सेम। इसका मतलब आपने जो इंटरफेज फर्स्ट में जो पढ़ रहे हो वो आप माइटोसिस के इंटरफेज में पढ़ चुके हो। वही G1 वही S और वही G2, कोई भी चेंज नहीं आना। अपने को बात किस में करनी है, एम फेज में। और एम फेज में भी इंपॉर्टेंट कौन सी है, प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि इसी के अंदर होता है वो ज्यादा जो चेंज आता है वो। अब अपन बात कर रहे हैं डायरेक्ट प्रोफेज फर्स्ट में, क्योंकि बाकी तो सारा सेम है। अब देखो प्रोफेज फर्स्ट में पहली स्टेज आती है पेकाइटिन, दूसरी आती है जाइगोटीन, तीसरी आती है सॉरी पहली आती है लेप्टोटीन, ये आती है पेकाइटिन, फिर आती है डिप्लोटीन, फिर आती है डाइकाइनेसिस। ठीक है। अब अपन लोग 5 की इनकी स्टडी करेंगे, बाकी कोई सारा सेम है, कुछ ही अंतर नहीं है। अब देखो लेप्टोटीन में क्या होता है कि लेप्टोटीन में एक नाम यहां पर आता है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, और एक आता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका मतलब ये होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का अंदर, मनुष्य के अंदर जो है 46 क्रोमोसोम है, तो 46 होमोलोगस क्रोमोसोम के क्या होते हैं, पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं। तो अपने अंदर 23 जोड़े, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसका मतलब एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब कितने, 2 क्रोमोसोम। तो 23 इंटू 2 करिए कितना होगा, 46। और होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ये होता है कि 2 क्रोमोसोम है,
क्रोमोसोम पे आपको पता है जीन है, जीन को क्या बोलते हो आप, जेनेटिक की जो जेनेटिक्स की बेसिक यूनिट बोलते हो, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो बेसिक यूनिट है वो जीन के अंदर, वो जीन में उनमें होमोलोगस के अंदर सेम होता है, बस सीक्वेंस होती है वो चेंज होती है, और नॉन होमोलोगस के अंदर दोनों क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। लेप्टोटीन के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जितने होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करते हैं टुवर्ड्स, मतलब एक दूसरे की तरफ, जैसे मान लो एक होमोलोगस क्रोमोसोम कहीं और है, दूसरा कहीं और है, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये होती है कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का सबसे जो डेंस पार्ट होता है, मतलब जो गहरा पार्ट होता है, वो होता है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। क्योंकि क्रोमोसोम में दो पार्ट मेनली होता है, एक तो होता है क्रोमेटिड और एक होता है आपका सेंट्रोमियर। तो जो क्रोमेटिड होता है वो एक लाइट पार्ट होता है, उसमें इतना ज्यादा डेंस नहीं होता, लेकिन जो सेंट्रोमियर है वो बहुत ही ज्यादा डेंस होता है कंपेयर टू क्रोमेटिड। तो अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर लेप्टोटीन को देखते हो तो आपको इसको, इस स्टेज को बोलते हैं बुके लाइक स्ट्रक्चर। बुके लाइक स्ट्रक्चर, बुके का मतलब जो अपन गुलदस्ता देते हैं ना किसी को, कोई पार्टी वार्टी होती है उसमें, तो उसमें बुके के अंदर जो ऊपर होते हैं फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, तो जैसे फ्लावर होते हैं तो फ्लावर की जगह आप क्या मान लो, सेंट्रोमियर को मान लो। इसलिए लेप्टोटीन को बोला जाता है बुके लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको सारे होमोलोगस क्रोमोसोम जितने भी होते हैं उन सब के केवल और केवल आपको सेंट्रोमियर दिखाई देते हैं, क्योंकि वही डेंस पार्ट होता है, ठीक है। एक तो ये वाली बात होगी। दूसरी बात ये भी बोल सकते हो कि इनको जो लेप्टोटीन है ये थोड़ी सी, इसमें ज्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता, इसके अंदर आपका एक काम एक ही भी बोल सकते हो कि जो क्रोमेटिन फाइबर था, क्रोमेटिन फाइबर, इसने आपको क्या बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया। इसीलिए तो आप जाके बात कर रहे हो होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहे हो, वरना आप देखो प्रोफेज के एंड में बात करते थे कि साहब क्रोमेटिन फाइबर था वो क्या बना रहा था, क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो क्रोमेटिन फाइबर जो है वो प्रोफेज की स्टार्टिंग के अंदर ही वो बना चुका है सारा का सारा, ठीक है। अब बात आती है जाइगोटीन। देखो जाइगोटीन में क्या क्या पूछा जा सकता, क्या क्या होता है जाइगोटीन के अंदर। एक तो ये होता है कि सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर, एक होमोलोगस क्रोमोसोम नीचे, इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का जो इनका जो पेयर है, जोड़ा है, इसी को आप क्या बोलते हो, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स। और सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो बाइवेलेंट स्टेज में होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ए बाइवेलेंट स्टेज। इसका मतलब इस समय जो क्रोमोसोम होता है वो बाइवेलेंट स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। तीसरी जो बात होती है कि साहब जाइगोटीन थी, ठीक है, ये आपकी सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स आपने बना दिया, और जाइगोटीन इसलिए इसको बोलते हैं कि टू होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। इसका मतलब वो होमोलोगस क्रोमोसोम के आ गए, पेयर के अंदर आ गए, जोड़े के अंदर आ गए, ठीक है। और पेयर के अंदर आ गए और जोड़े के अंदर आ गए, इसका मतलब आपका सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है। तो तीन कंपोनेंट पूछा जाता है कि इसमें एक तो बाइवेलेंट स्टेज के अंदर होता है, एक सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स होता है, और एक आपकी क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम का उसका पेयर बन चुका है। अब बात आती है पेकाइटिन की। देखो पेकाइटिन के अंदर होता है भैया क्रॉसिंग ओवर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर जहां पर होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है, अच्छा एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा लिख के बता देता हूं, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, एक होमोलोगस ऊपर है, एक दूसरा है, और इसमें ये डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो यहां से इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। इन दोनों को बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब ये दोनों क्रोमेटिड हैं वो आपस में एक दूसरे के नहीं है। जैसे ये दोनों क्रोमेटिड थे एक ही क्रोमोसोम से बने, ये दोनों किससे बने, अलग अलग, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब जहां जहां पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड देखो आपस में टच में आ रहा है, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब इस ये वाला डीएनए का कुछ पार्ट तो जाएगा यहां पर, और इस डीएनए का कुछ पार्ट आएगा यहां पर, मतलब एक्सचेंज होता है। और ये कहां कहां पर होगा, ये वहां पर होगा जहां पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में टच में आ रहे हैं, ठीक है।
तो जहां पर अब एक चीज बताओ, क्रॉसिंग ओवर करवाने के लिए आपको दो एंजाइम चाहिए, एक तो एंडोन्यूक्लिएज और एक लाइगेज। ठीक है, एंडोन्यूक्लिएज और लाइगेज क्यों चाहिए? क्योंकि एंडोन्यूक्लियस तो क्या करेगा, डीएनए को काटेगा। आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो, एक तो एंडोन्यूक्लियस होता है, एक एक्सोन्यूक्लियस। एंडो मिड वाले पोर्शन से काटता है और एक्सोन्यूक्लियस टर्मिनल पॉइंट से काटता है। लाइगेज है वो क्या करेगा, इन कटे हुए पार्ट को आपस में ज्वाइंट करने का या ऐड करने का काम करेगा। ठीक है, इसलिए इसको ये दोनों एंजाइम, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज है वो कौन सी स्टेज में चाहिए, तो आप बोल सकते हो पेकाइटिन स्टेज में। अब देखो जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका है वहां पर एक अक्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गई और इसी को बोलते हैं कियाजमेटा। कियाजमेटा, और ये किसका रिजल्ट होता है, ये क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट होता है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि एक अक्स थ्रेड लाइक ये स्ट्रक्चर बन गई, इसको आप बोलते हो कियाजमेटा। और कियाजमेटा तभी बनेगा जब क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। और जितनी जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इसका मतलब कियाजमेटा उतने ही ज्यादा बनेंगे। एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहां पे कैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, तो अक्स। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होता है, कायजमेटा। और कायजमेटा का नंबर किस पे डिपेंड करता है, क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज पे। कि क्रॉसिंग ओवर, चीज और बता दूं, मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर भाई साहब 50% हो सकता है, 50%, मतलब 1 से 50% के बीच में आएगा, कभी भी मोर देन 50 नहीं हो सकता। कारण बताऊं, सुनो, होमोलोगस क्रोमोसोम के 4 क्रोमेटिड है। और एक चीज और बता दूं, क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, सिस्टर क्रोमेटिड में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड में जैसा डीएनए यहाँ है वैसा वैसे कहाँ है, इस वाले में भी है। तो इनमें अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो आपको कोई रिजल्ट कुछ आना ही नहीं है, वो का वही सेम है। ठीक है, अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में हो चुका है, 4 में से देख लो केवल 2 क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। 4 क्रोमेटिड थे, 4 में से 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितना ओवरऑल कितना आ गया, 50% नहीं आ गया क्या? इसलिए कभी भी क्रॉसिंग ओवर 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। उसका रीजन ये पेकाइटिन के अंदर होता है। उसके बाद में आते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर कुछ ही नहीं होता, अपना मेन काम ये था क्रॉसिंग ओवर करना। अब क्रॉसिंग ओवर हो चुका तो आप बोल सकते हो डिप्लोटीन के अंदर सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन इस प्रक्रिया को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, तो टर्मिनलाइजेशन की स्टार्टिंग हो जाती है। अब देखो, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स की ब्रेकडाउन की या सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स डिस्टर्ब होने लग जाता है और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन। और ये प्रक्रिया की स्टार्टिंग कहाँ होती है, डिप्लोटीन में, और टर्मिनलाइजेशन खत्म कहाँ होता है, डाइकाइनेसिस में। तो अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछा जाए कि टर्मिनलाइजेशन का एंड है या टर्मिनलाइजेशन एकदम बिल्कुल कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है, तो क्या आप आंसर दोगे यहाँ पे, डाइकाइनेसिस में। अब एक चीज देखो, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स में बोले तो ये सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स था। अच्छा एक चीज और रहेगी, सॉरी गलती से, पेकाइटिन स्टेज के अंदर जो दोनों होमोलोगस, जैसे आप बोल रहे थे जाइगोटिन के अंदर किस स्टेज में थे, बाइवेलेंट में। इसमें भैया होते हैं टेट्राड स्टेज में। टेट्राइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जो चारों क्रोमेटिड थे, 1 2 3 4, चारों आपस में इस कायजमेटा की हेल्प से अटैच हो गए। पहले वो जाइगोटिन में अटैच नहीं थे, इसलिए वो क्या थे, बाइवेलेंट थे। बोले तो ऊपर वाले भी 2 और नीचे वाले भी 2, लेकिन यहाँ ये कायजमेटा की हेल्प से अटैच हो गए, इसलिए इसको आप क्या बोल रहे हो, टेट्राइड स्टेज बोल रहे हो। ठीक है, टेट्राइड स्टेज। अब डिप्लोटीन के अंदर जो है वो सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन होता है, तो ये क्रोमोसोम ऊपर मूवमेंट करेगा, ये कहाँ करेगा, नीचे मूवमेंट। अब ये होता है कि जहां पे कायजमेटा जुड़ा हुआ, देखो ये 2 जगह कायजमेटा है, तो यहां से इजीली ब्रेक नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम के जो जेनेटिक मटेरियल था वो ऐसे जुड़ा हुआ था। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कायजमेटा का फॉर्मेशन तो कहाँ होता है, पेकाइटिन में, लेकिन कायजमेटा का विजिबल कहाँ होता है, डिप्लोटीन में। क्योंकि देखो ये दोनों क्रोमोसोम, एक ऊपर वाला होमोलोगस, एक नीचे वाला, ये दोनों पेयर बन गए, तो दोनों आपको ओवरलैप हो गए, आपको दिखाई नहीं दे रहे माइक्रोस्कोप में। लेकिन जैसे ही डिप्लोटीन स्टेज जाएगी, ये दोनों ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, तो देखो जहां से कायजमेटा बना है, जैसे एक तो इस वाले पोर्शन से एक इससे, तो यहां से आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो कायजमेटा का फॉर्मेशन पेकाइटिन में, और एक आपका डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है, कायजमेटा का शो ऑफ होना या दिखाई देना आपका। ठीक है, एक ये भी पूछा जाता है कि कायजमेटा का नंबर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम की लेंथ कितनी है। अगर क्रोमोसोम इतना बड़ा होगा तो कायजमेटा क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, तो कायजमेटा ज्यादा आएगा, छोटा है तो उसमें थोड़ा कम आएगा। ठीक है, अब एक चीज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस जो होती है
ये प्रोफेज ही होती है वास्तव में। और प्रोफेज का मतलब कौन सी, लेट प्रोफेज। कौन सा, सबसे पहले तो टर्मिनलाइजेशन है वो खत्म हो चुका, कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन। दूसरी बात आप क्या बोल सकते हो, सेल ऑर्गेनल डिसअपियर, वो की वही जो पहले प्रोफेज में आप कर रहे थे। दूसरा आप बोल सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन, ठीक है। और तीसरा आप बोल सकते हो कि सेंट्रियोल है वो अपोजिट डायरेक्शन मोमेंट, ठीक है। तो ये वो की वही आ गई। अच्छा, इसका मतलब ये है कि साहब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाटीन, डिप्लोटीन, ये सारी चारों स्टेज किसी में चल रही थी, न्यूक्लियोप्लाज्म में। और अब आगे की डाइकाइनेसिस आपकी मेटाफेज फेस्ट, एनाफेज फेस्ट, टीलोफेज फेस्ट, वो सारी किसमें होगी, आपकी साइटोप्लाज्म में। क्यों साइटोप्लाज्म में, इसलिए होगी क्योंकि अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, ब्रेकडाउन। तो अब होमोलोगस क्रोमोसोम कहां जाएगा, आपका साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ये था प्रोफेज। अब देखो इसके बाद में आनी है आपकी मेटाफेज फेस्ट। तो आपकी सेकंड आ गई सब मेटाफेज फेस्ट। मेटाफेज फेस्ट में बेटा कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम वही है। मेटाफेज प्लेट बनेगी, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर नीचे होंगे। वहां तो क्या कर रहे थे कि मेटाफेज प्लेट पे सारे क्रोमोसोम अरेंज हो रहे थे, यहां पर एक होमोलोगस ऊपर एक होमोलोगस नीचे। जैसे ये सेल, इसमें मेटाफेज प्लेट, तो एक होमोलोगस तो ऊपर आ रहा है और एक होमोलोगस कहां आ रहा है, नीचे। इस टाइप से होगा, ठीक है। ये तो है मेटाफेज फेस्ट की, और कोई भी अंतर नहीं है, वही ट्यूबुलिन प्रोटीन सारा आएगा। उसके बाद में आनी है एनाफेज फेस्ट। एनाफेज फेस्ट में यहां ये सेंट्रियोल, यहां सेंट्रियोल, ये कनेक्ट है ट्यूबुलिन से, ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहां नीचे। यहां पर माइटोसिस की एनाफेज में और मियोसिस फेस्ट की एनाफेज में डिफरेंस क्या है कि माइटोसिस की एनाफेज में तो डिवाइड हो रहा था सेंट्रोमियर, यहां से बीच से, ये तो था माइटोसिस की एनाफेज में। यहां पर क्या होगा, बीच से होमोलोगस क्रोमोसोम डिवाइड होंगे, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हो रहा अभी तक। इसमें आधा क्रोमोसोम तो ऊपर चला गया, आधा कहां चला गया, नीचे। अब देखो मैं आपको बताता हूं, वहां तो 46 की 46 क्यों रह गई, क्योंकि वहां तो कंडीशन ये थी कि ये मेटाफेज प्लेट, इस पर ऐसा सिस्टम ऐसा था, ऐसे 1 2 3 ऐसे करके 46 थे एक से लेके। यहां पर क्या हो रहा है, देखो 1 से लेकर 23 तक ही है, क्योंकि 23 तो ऊपर आ गए, 23 कहां गए, नीचे। अब अगर आधे ऊपर गए तो ऊपर वाली सेल में कितने हो गए, 23, और नीचे वाले में भी कितने हो गए, 23। इसका मतलब ये एनाफेज में हो गया। और टीलोफेज जैसे ही आई, टीलोफेज तो वो की वही है, वहां जैसे हो रहा है, टीलोफेज को आप बोल सकते हो रिवर्स प्रोफेज। और टीलोफेज में आते ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। तो एक सेल थी, उसमें पहले क्या होगा, मियोसिस फेस्ट, तो कितनी सेल बनी, 2। यहाँ 2n = 46 है, तो यहाँ n = कितना आएगा, 23। अब इसमें फिर क्या होगा, मियोसिस सेकंड, तो यहाँ फिर कितनी बन जाएगी, 4, और n = कितना आएगा, 23। इसलिए तो मैं बोल रहा था कि मियोसिस सेकंड को आप किसके समान मान सकते हो, माइटोसिस। क्यों, क्योंकि उसमें पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम उतने कितने हुए हैं डॉटर सेल में। तो डिटो सेम टू सेम में कोई भी अंतर नहीं है, बट इतना अंतर है कि माइटोसिस की एनाफेज में ये डिफरेंस था कि माइटोसिस की एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा था, लेकिन मियोसिस की एनाफेज के अंदर क्या हो रहा था, आपका होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर डिवाइड हो रहे थे, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हो रहा था, ठीक है। ये मेनली डिफरेंस है। अब इसके बाद में आता है मियोसिस सेकंड। और एक चीज बताऊं, एक नाम आता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस का मतलब ये होता है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच का जो स्टेप है उसको आप क्या बोलते हो, इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। इंटरकाइनेसिस का मतलब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड का बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। और आपको मैंने एक चीज बता चुका हूं, अब मियोसिस सेकंड है, ये डिट्टो सेम किसके होगा, माइटोसिस के। बट एक अंतर आएगा कि मियोसिस सेकंड की इंटरफेज सेकंड आएगी, सेकंड, इसमें एस फेज क्या होगी, अब्सेंट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे एस फेज इसलिए एब्सेंट होना जरूरी था कि सोच के देखो, मियोसिस फर्स्ट के अंदर आपने क्रोमोसोम की नंबरिंग क्या की है, आधी। क्रोमोसोम का नंबर आधा कर दिया तो डीएनए आधा हो गया। सोच के देखो, मियोसिस फर्स्ट में तो आपने नंबर आधा किया, और मियोसिस सेकंड में अगर आप डीएनए की रेप्लिकेशन कर देते तो वो डीएनए डबल हो जाता, तो वो डीएनए तो बिल्कुल किसके समान सिमिलर हो जाता, पेरेंट सेल के लिए। इसलिए क्रोमोसोम क्या, सॉरी एस फेज क्या होगी, अब्सेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार होगा? एक बार। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मियोसिस में क्या होता है, तो भाई साहब मियोसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन कितनी बार होता है? 2 बार। साइटोप्लाज्म का डिवीजन कितनी बार होता है? 1 बार। क्यों? क्योंकि अब इनके लास्ट में आना है साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में सुनना, अब ये आता है इन एनिमल। एनिमल में तो 2 टाइम डिवीजन होता है, और इन प्लांट में क्या होता है? 1 टाइम डिवीजन। इसका मतलब देखो, न्यूक्लियस का तो 2 बार हो रहा था, लेकिन एनिमल सेल के अंदर 2 टाइम सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, बट प्लांट सेल के अंदर केवल 1 बार ही साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। जब मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों खत्म हो जाते हैं तब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि साहब मियोसिस के अंदर 2 टाइम तो होता है न्यूक्लियस का डिवीजन और 1 टाइम होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। हाँ, एनिमल सेल के अंदर 2 टाइम तो साइटोप्लाज्म का और 2 टाइम ही आपका जो न्यूक्लियस का, लेकिन प्लांट सेल के अंदर 2 टाइम तो न्यूक्लियस का और 1 टाइम ही साइटोप्लाज्म का। अब इसका इंपोर्टेंस पूछ लेता है कि साहब इंपोर्टेंस क्या क्या है। तो इंपोर्टेंस का ध्यान रखना भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि साहब न्यू जनरेशन फॉर्मेशन का, न्यू जनरेशन का मतलब स्पर्म और ओवम है, ऑलवेज किससे बनेंगे? मियोसिस से बनेंगे, और जब मियोसिस होगा तब भी वो बनेंगे। तो एक तो नई जनरेशन का फॉर्मेशन हो गया। दूसरी बात ये पूछी जाती है कि देखो नई जनरेशन जो आती है वो ओल्ड जनरेशन से थोड़ी सी एडवांस होती है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यू करेक्टर आते हैं। न्यू करेक्टर किसके कारण है? मियोसिस के कारण। क्योंकि इसमें क्या हो चुका? क्रॉसिंग ओवर हो चुका। माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर का कुछ लेना देना नहीं था, इसका मतलब उसमें ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, एक आप ये बोल सकते हो कि साहब इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है, कि इवोल्यूशन ये बोलते हो कि आप हर जनरेशन बाय जनरेशन नए नए करेक्टर हैं वो आपको अपीयर होना चाहिए या एडवांस होना चाहिए, तो वो भी हेल्प कर रहे हो। तीसरी आग आप ये भी बोल सकते हो कि जो मियोसिस है, मियोसिस के कारण ही आप क्रोमोसोम का नंबर है, क्रोमोसोम का नंबर हर ऑर्गेनिज्म में या हर जनरेशन में सेम रखते हो। जैसे मदर फादर में 46 थे, अपने में 46 है, अपने से आगे वाली जनरेशन में भी क्या है? 46। क्योंकि अगर मान लो मियोसिस नहीं होता तो 46 क्रोमोसोम तो आते मदर से और 46 आते फादर से, तो 92 हो जाते। ऐसे करते 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 क्रोमोसोम बढ़ते जाते, तो फिर तो पंगा हो जाता। अब मदर में भी 46 और अपने में भी कितने होते हैं? 46, क्योंकि यहां से 23 आए और यहां से कितने आए? 23। तो आप ये बोल सकते हो कि ईच एंड एवरी जनरेशन क्रोमोसोम नंबर विल बी कंटिन्यू एंड सेम ड्यू टू मियोसिस। ठीक है, ये रीजन होता है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रखा जाता है, किसके कारण होता है? तो पहले तो होता है मियोसिस, फर्स्ट टाइम तो होता है मियोसिस, और मियोसिस के आफ्टर सेकेंड टाइम होता है फर्टिलाइजेशन। कैसे? मियोसिस ने क्या कर दिया? 23-23 बना दिए। अब जब दोनों जाके स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होंगे तो उसको आप क्या बोलते हो? फर्टिलाइजेशन। तब जाके क्रोमोसोम का नंबर पहले भी 46 और बाद में भी 46 होता है। तो कई बार ये सीक्वेंस बदल देता है कि पहले फर्टिलाइजेशन फिर मियोसिस, ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप मियोसिस करोगे उसके बाद में फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओके। ये था आपका सेल वाला पार्ट, सेल डिवीजन वाला पार्ट। इसको आपको जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता था मैंने बताया, जितना भी जो भी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।